नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। यहाँ से मैं फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो चाहते हो सभी के साथ साझा करना तो प्लीज़ मैसेज करिए मुझे। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट, कहीं भी जहाँ आपका मन करता है मैसेज कर सकते हो। आज की कहानी सुधांशु जी की है, रहने वाले दिल्ली के हैं। मयूर विहार में घर है और कहते हैं कि मैं पूरी दिल्ली में इकलौता ऐसा ज़बरदस्त भरोसा करने वाला हूँ कि मेरे लिए तो ईश्वर चमत्कार करते हैं, 100% करते हैं। मेरे से ज़्यादा कन्हैया किसी की नहीं सुनते। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आपका ये कॉन्फिडेंस देखकर मुझे बेहद अच्छा लगा। अब इनके साथ ऐसा क्या हुआ जो कि मैं यहाँ आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ, ज़रा सुनिएगा थोड़ी सी देर बाद। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पसंद आती है तो नीचे ये बहुत सारे बटन हैं, इनमें से देख लीजिएगा कि आपको कौन सा उचित लगता है दबाना। लाइक है, शेयर है, कमेंट है, सब्सक्राइब है। और कहानियों में रुचि है ना, तभी आप सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस तरह की कहानियाँ हम लाते रहते हैं। सब्सक्राइब के बाद आपको बेल आइकन दबाना है, फिर उसके बाद ऑल के ऑप्शन को दबाइएगा। तो जब भी मैं कोई नई कहानी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा तो आपको मैसेज आ जाएगा। आज की कहानी जैसे मैंने आपको बताया कि सुधांशु जी की है, रहने वाले दिल्ली के है, मयूर विहार। 2 बड़ी बिटिया, 1 बेटा, और हर किसी के साथ कुछ उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। ये चाहते हैं कि बेटा व्यापार संभाल ले और जो बिटिया है वो कोई अफसर बन जाए। मतलब बहुत सी बार हमने ये चीज़ नोटिस करी है कि माता पिता का सपना होता है कि बिटिया का घर अच्छी जगह बस जाए, एक अच्छा दूल्हा मिल जाए, एक अच्छा घर परिवार मिल जाए। क्योंकि पीहर से अच्छा अगर ससुराल है तो फिर ये मानिए कि हमने तो गंगा नहा लिया। ऐसा हम लोग अपनी मानसिकता रखते हैं, और कहीं ना कहीं ये ठीक भी है कि आने वाला समय बिटिया का बहुत बेहतर हो। लेकिन इस बात को भी सोचकर चलिए कि बिटिया अगर एक वरिष्ठ अधिकारी बन जाए या एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाए तो रिश्तों की तो लाइन लग जाएगी। ऐसा इनका ये मानना था, और ये कहीं ना कहीं बात सच भी है। तो बिटियाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करिए। उसका जो सपना है कि पिताजी मेरे को एनिमेशन का कोर्स करना है, तो क्यों करना है वो हटा दो। बेटे को एनिमेशन कराएंगे, बिटिया तू कुछ देख ले, ये किचन से रिलेटेड देख ले, कुकिंग वाला देख ले, कुछ सिलाई बुनाई, अरे ये सब हटा दो। अगर बिटिया का मन है ना कि मुझे पायलट बनना है तो पायलट बनने दो। उसको मोटिवेट करो, उसके लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करो, कौन कौन से सब्जेक्ट, क्या क्या करना है, कैसे कैसे हमें आगे बढ़ना है। तो बच्चे दोनों जो हैं आपके, बिटिया हो बेटा हो, उनके जो सपने हैं उनके बारे में बात करो। ठीक है, आपको जब पता होगा ना कि वो क्या बनना चाहते हैं तो आपको भी अच्छा लगेगा मेहनत करना उनके साथ। इन्होंने ऐसे ही किया। सुधांशु जी ने बचपन से ही एक वो बच्चों के साथ अपनी बॉन्डिंग क्रिएट कर रखी थी कि बच्चे निडर होकर कुछ भी बात करते थे माता पिता दोनों से। पिताजी हमें ये बनना है, पिताजी हमारे को ये चीज़ चाहिए, पिताजी ये रिक्वायरमेंट है। और बच्चे तीनों काबिल, बहुत कलाकार, मतलब कोई ऐब नहीं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। बेटियां दोनों और बेटा भी पढ़ने में एकदम गजब। इन्होंने कभी कोचिंग नहीं किया, कभी भी। मतलब होता है ना कि जब हम पढ़ने में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि 19-20 वाला हिसाब है तो कहीं थोड़ी सी एक्स्ट्रा टीचिंग मिल जाए तो उसमें बुरा क्या है। लेकिन इन तीनों ने कोई कोचिंग नहीं किया, तो माता पिता का ये कोचिंग में जो पैसा जाता है वो तो बचा रहा। इनके पिताजी की एक आदत थी, घर में सभी लोग देखिए विश्वास तो करते हैं बाकी बिहारी पर, लेकिन इनका हिसाब किताब, ये कोई मन से बात बोल देते थे कि मेरी ये जो कामना है पूरी करवा दो, और जैसे ही पूरी होगी मैं एक तो गोवर्धन की परिक्रमा लगाऊंगा और फिर बांके बिहारी जाकर दर्शन करूंगा। ये यहीं पर है कहानी, पूरी कहानी बस यही है। जब भी इनके मन का कुछ पूरा हुआ तो इन्होंने ये काम किया है। पहले जाते हैं गोवर्धन की परिक्रमा लगाने, फिर उसके बाद वहाँ से बांके बिहारी, और फिर वहाँ से दिल्ली वापस। इन्होंने एक सपना देखा, बड़ी गुड़िया का ना इंटरव्यू था, और ऐसे लेवल पर इंटरव्यू था जैसा कि थोड़ा सा यहाँ पे हम वो चीज़ बोल नहीं सकते, आपको आइडिया के लिए बोल देता हूँ कि करीब करीब 35,000 में एक का सिलेक्शन होगा। 35,000 बच्चों में सिर्फ एक का सिलेक्शन होगा उस निर्धारित पोस्ट के लिए। बाकी सब लाइनअप रहेंगे, बाकी जैसे जैसे जहाँ जहाँ जाना है वहाँ वहाँ जाएंगे, लेकिन वो जो फाइनल और पहली वाली पोस्ट है उसके लिए सिर्फ एक। इन्होंने बोल दिया बांके बिहारी जी से
अब जब बिहारी जी पे इतना यकीन, इतना भरोसा, तो बिहारी जी जब काबिल है गुड़िया, तो क्यों नहीं पहुंचाएंगे उसे उसी स्थान पर जहां होना चाहिए। गुड़िया का सिलेक्शन हो गया। पिताजी ने कहा सभी से कि भाई परिक्रमा लगानी है और दर्शन करने हैं। घर में सभी को पता चल गया कि इसका मतलब पिताजी ने बोल दिया था। बहुत बार पहले भी कर चुके हैं ये काम कि बेटे के 12वीं में बस 80 से ऊपर परसेंटेज आ जाए तो मैं परिक्रमा लगाऊंगा और बाके बिहारी के दर्शन करूंगा। इसीलिए घर वालों को भी पता था। जैसे ही सुधांशु जी ने ये बोला तो घर वाले सब कि इसका मतलब पिताजी ने बोल दिया है। और जब पिताजी ने पहले ही अरदास लगा दी है तो गुड़िया का सिलेक्शन तो हो ही गया। तू इतनी काबिल नहीं है, लेकिन तेरा सिलेक्शन तो सिर्फ बांके बिहारी जी ने कराया है। और सब बड़े मुस्कुराते हुए, बड़े खुशी खुशी, इनके पास एक सेकेंड हैंड गाड़ी भी है, तो ये सब लोग परिवार समेत आए, परिक्रमा लगाई, दर्शन करा और घर आ गए। दूसरा नंबर बिटिया का आया, जो छोटी गुड़िया है। बेटा सबसे छोटा है। इस बिटिया का कंपटीशन था एक, ठीक है, मतलब ये रेस में पार्टिसिपेट कर रही थी और ये अब एथलीट हैं जो गुड़िया है। मेरे ख्याल से 2 साल बाद इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली हैं। तो प्राउड है मेरे लिए भी कि मैं आपकी कहानी यहाँ तक, आपके पिता की कहानी सुना रहा हूँ। मतलब इनका जो कंपटीशन था उसके अंदर इनको मतलब डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। जो फाइनल रेस थी उससे पहले पिता इनके साथ थे, इनके कोच इनके साथ थे। पूछा कि कारण क्या रहा, तो उन्होंने बताया कि जो शूज़ चाहिए उसमें प्रॉब्लम है, इसीलिए इन्हें रेस से बाहर किया गया है। तो उन्होंने कहा शूज़ यही तो होते हैं, यही पहने जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, आपको जो फॉर्म दिया है आपने लास्ट लाइन पढ़ी नहीं है। अब बिटिया ने ध्यान से देखा कि पापा हाँ, इसके अंदर तो वो कोई दूसरे वाले, जैसे हम स्पाइक्स वगैरह बोलते हैं, स्पाइक्स पहन के तू बेटा रेस करती तो है, वो कहाँ रखे हैं। तो उसने बताया कि वो भैया के स्कूटर की डिक्की में है। भैया कहाँ है? भैया तो गया हुआ है। उसे फ़ोन करा गया कि बेटा कहाँ पर है तू, दीदी की जो रेस है वो मतलब आधे पौने घंटे में शुरू होने वाली है। उसने कहा पापा मैं आ तो सकता नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी दूर हूँ, इंटरव्यू के लिए आया हुआ हूँ और यहाँ से आने में 1 घंटा लग जाएगा। आप एक काम करिए ना, दीदी से बोल दीजिए जो उसके पास शूज़ है उसे पहन के। नहीं, उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया, उसे बाहर कर दिया है। पहला जो होता है राउंड या सेशन, जो भी उनका चेक करने वाला होता है, और वो बहुत रो रही है। उसने कहा रोए नहीं, कुछ आप एक काम करो ना पापा, मुझसे कहने से अच्छा है कि आप बांके बिहारी से बोल दो ना। पापा ने कहा मजाक की बात नहीं है, ये सीरियस मैटर है और इस टाइम बाबा मेरे लिए कहीं से शूज़ के अरेंजमेंट थोड़ा ना कर देंगे। पापा एक बार मतलब कह कर तो देखो। इन्होंने अरदास लगा दी, आंख बंद करी, बाबा का ध्यान करा और बोला कि बस रेस में चाहे ये फर्स्ट आए चाहे लास्ट आए, लेकिन रेस में ये दौड़नी चाहिए बाबा। तभी एक महिला आई इनके पास और कहती हैं कि भाई साहब एक चीज़ पूछनी थी। जी बताइए। ये मैंने देखा गुड़िया शायद शूज़ की वजह से, जी जी मेरे पास एक्स्ट्रा स्पाइक्स हैं, हमारी बिटिया भी रेस में पार्टिसिपेट कर रही है, हम हमेशा 2 शूज़ रखते हैं, आपको चाहिए तो। गलती से साइज देखिए, एकदम कंफर्टेबल, गुड़िया का भी पैर का साइज 9, उसका भी 9 या 8 जो भी था। उन्होंने कहा हाथ जोड़ कर कि बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी मदद कर दी, वरना मेरी बिटिया एक तरह से आपकी बिटिया के कंपटीशन में है और आप मदद कर रहे हो। उन्होंने कहा हम माता पिता हैं, अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करेंगे। आपकी बिटिया हमारी बिटिया जैसी है, तो आप निश्चिंत रहिए, दोनों को दौड़ने देते हैं, जो जीतेगा वो जीतेगा, जो हारेगा वो हारेगा। और इन्होंने तो पहले क्या रखा है बाकेलाल जी से कि बाके बिहारी जी बस रेस में दौड़वा दो, हार जीत तो होती रहेगी। ये गुड़िया सेकंड आई और फर्स्ट आई वो जिनकी मम्मी ने मदद करी थी। ये बहुत खुश हैं। गुड़िया थोड़ी सी मायूस हो गई कि मैं फर्स्ट नहीं आ पाई। पिता ने कहा कि बिटिया तू 4th 5th भी आती ना तो भी मैं खुश था, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है उस बिटिया के लिए जिनकी मम्मा ने तेरी मदद करी है। मैं समझी नहीं। उन्होंने कहा बिटिया ये तेरे शूज़ नहीं है और मैं कहीं से ख़रीद के भी नहीं लाया था, ये वो जो आंटी हैं जिनकी बिटिया फर्स्ट आई है उसके शूज़ हैं। दोनों आज भी एक अच्छी दोस्त बन चुकी हैं, ख़ास सहेली। इसके बाद पूरा परिवार फिर से आया कहाँ पर, परिक्रमा लगाने और दर्शन करने। अब आई बेटे के ऊपर बात। देखिए मैं इनके साथ जो हुआ लास्ट वाला चमत्कार है, शेयर कर सकता हूँ डायरेक्ट कि चलो कोई बात नहीं 5 मिनट में कहानी सुना दो, है ना। लेकिन जब कोई अपने मन से मुझे अपनी पूरी बात बताता है ना, तो मैं कोई नहीं होता कि उसकी कहानी को मैं इस तरह से सुनाऊँ। जैसी आई है वैसी सुनाऊँगा, पूरी सुनाऊँगा, भले ही मुझे थोड़ा समय ज़्यादा लग जाए।
आपको कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, राधे राधे लिख दिया करो, कुछ बता दिया करो मेरे बारे में, अपने बारे में। बाकी सब्सक्राइब कर लेना, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो ना तो ऐसा लगता है कि हम मेहनत ही नहीं कर पा रहे हैं। खैर, अब आई बेटे की बारी। बेटे ने जहाँ पर इंटरव्यू दिया था वहाँ उसका सिलेक्शन हुआ। तनख्वाह जो शुरुआती होनी चाहिए थी, जितनी होनी चाहिए थी उतनी है, लेकिन वो आज नाराज़ है। मतलब दर्शन करके आने के 3-4 दिन बाद की बात बता रहा हूँ। पापा ने पूछा कि तू परेशान क्यों है? बड़ी दीदी के लिए आपने देखो बाबा से कहकर उसे किस पोस्ट पे लगवा दिया। इंडिया में सिर्फ 13-14 लोग हैं और गुड़िया जो है वो रेस में देखो, अब हो सकता है कि आगे जाने वाली है, मैं रह गया। नहीं बेटा, तू कहाँ रह गया, क्या हुआ? अच्छी खासी जॉब है तो सही। नहीं पापा, मतलब मुझे उतने अच्छे पैसे नहीं मिल रहे। उसके पापा ने बताया कि बेटा जब मेरी नौकरी लगी थी तो अपने पैसे बताऊंगा तो तुझे हंसी आएगी। मैंने 150 रुपये 200 रुपये से शुरुआत करी है, और वो भी हम फिक्स नहीं थे, कभी भी हमें हो सकता था कि निकाल दें। और ये मैं महीने के पैसे बता रहा हूँ, 150 रुपये महीना पे मैंने नौकरी शुरू करी थी। पापा आप ये सब बात करके ऐसा कर देते हो कि फिर हम कुछ कह ही नहीं पाते। पापा ने कहा अच्छा तेरे मन में क्या है? पापा मैं ना घर छोड़ के नहीं जाना चाहता, लेकिन विदेश मेरे कुछ दोस्त गए हैं, उनकी जॉब अच्छी है, पैसा अच्छा कमा रहे हैं, तो बिना हम सबको छोड़े तू वहाँ कैसे जाएगा? मैं आप सबके बिना रह नहीं पाऊँगा। तो पापा ने हंसकर कहा कि फिर विदेश को यहीं खींच लें। बता कैसे करें फिर? ये बात सच्ची हो गई। जिस विदेशी कंपनी में ये काम करना चाहता था, जो कि पैसे बहुत अच्छा देता है, उसका एक ऑफिस गुड़गांव शिफ्ट हुआ 1 महीने के अंदर, क्योंकि इसने फिर से अरदास लगा दी थी कि मेरा बच्चा जिस कंपनी में चाहता है उस कंपनी के एक बार इंटरव्यू राउंड तक पहुंच जाए, सिलेक्शन हो ना हो अलग बात है। उस कंपनी का इंडिया में आने का 100 में से 98% कोई चांस नहीं था, लेकिन अरदास लगाने के 1.5 महीने के अंदर आ गई। इसने अप्लाई कर रखा था तो इसके पास कॉल आ गई, इसने राउंड दिया, सिलेक्शन हो गया। जिस तनख्वाह पे लगा है उससे 4 गुना ज़्यादा ये कंपनी दे रही है, और कंपनी ने 3 महीने बाद इसे विदेश भेजकर 6 महीने की वहाँ ट्रेनिंग देने के बाद वापस बुलाने का भी तय कर लिया। माता पिता ने कहा दिल खोल के जा, तू आराम से जा, कोई टेंशन नहीं, हम यहाँ पर कोई परेशान नहीं है, हमारे 2 शेर हमारे साथ हैं, तू जा। लड़का विदेश जाने से पहले पापा के कहने की वजह से और विश्वास के साथ, ठीक है, अपनी दोनों बहनें अपने मम्मा के साथ परिक्रमा लगाते हैं, बांके बिहारी दर्शन को आते हैं। अभी तक की कहानी में आपको ये बात तो पता चल गई कि जो कहा जाता है वो अगर हो रहा है तो आपको भी जो ईश्वर से वादा किया है वो पूरा करना चाहिए। परिक्रमा लगाना और दर्शन करना इसका शुरू से था, और शादी से पहले से है कि भाई मेरा ये काम हो जाए तो मैं परिक्रमा लगाऊंगा। दिल में देखिए आस्था होनी चाहिए, वरना तो लोग वहाँ जाकर भी फ़ोन पे बात करते चलते हैं, अरे क्या चल रहा है मार्केट में। होता क्या है कि जब ये विदेश जा रहा था उससे 10-15 दिन पहले माता पिता थोड़े से भावुक हो गए कि तू कभी हमसे अलग नहीं रहा है, थोड़ा ध्यान रखियो। उसने कहा कि मैं तो ध्यान रख लूँगा, लेकिन गुड़िया के साथ साथ आप अपना दोनों भी ध्यान रखना, क्योंकि मैंने देखा है पापा अपने साथ कोई बात होती है तो चलो छोड़ो कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातों को ये नज़रअंदाज कर देते हैं। मैंने पिताजी आपके लिए, माँ आपके लिए नहीं लेकिन पापा आपके लिए कुछ गिफ्ट दिया है, वो देखना जब मैं यहाँ से जाऊँगा उसके बाद, क्योंकि आप बहुत परिक्रमा लगाते हो इसलिए। इन्हें यह ध्यान है कि इनके पिताजी तकरीबन 9 साल से एक ही जोड़ी जूते में जाते हैं, और बच्चों को न जाने कितनी बार दिला चुके हैं जूते चप्पल, लेकिन इनके पापा जो हैं वो 9 साल से और उससे भी शायद ज़्यादा समय से एक ही सफ़ेद इन पे जूते थे, और अधिकतर ये तब निकलते थे जब किसी शादी वगैरह में जाना है या परिक्रमा लगानी है। दफ्तर हुआ, काम हुआ, उन्हें बाकायदा डिब्बे में पैक करके रख देते थे। जब ये यहाँ से टैक्सी में बैठ के चला गया तो इसके पिता ने वो जो गिफ्ट दिया था खोल कर देखा तो उसमें एक शूज़ थे और एक पर्ची थी कि पापा अब अपनी पुरानी जोड़ी को छोड़ दो, नया दौर चल रहा है और ये आपके लिए। वो पापा ने कभी पहने ही नहीं, वो उसे देखकर रो गए कि बच्चे बड़े हो गए, अब मुझे अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। माँ ने उन्हें रोते हुए संभाला और कहा कि ऐसे मत करो, क्योंकि अगर
आप इस हालत में दिखे, दोनों गुड़िया जो एयरपोर्ट गई हैं वापस आएंगी और आपको ऐसे देखेंगी तो सवाल जवाब करेंगी बहुत सारे। हो सकता है कि भैया को फ़ोन कर दे, वो भी वापस आ जाए कि पापा क्यों रो रहे थे। उन्होंने अपने आप को संभाला और कहा कि जब दोनों गुड़िया आ जाएंगी तो चारों कहीं बाहर खाना खा कर आएंगे, ये तैयार है। गुड़िया के आने से पहले उन्होंने अपने आप को नॉर्मल कर लिया। गुड़ियाओं ने पूछा दोनों बहनों ने कि क्या दे कर गया है वो गिफ्ट में, बताओ। दिखाया, पापा आज बाहर खाना खाने इसी को पहन कर चलते हैं। पापा ने मना कर दिया, नहीं नहीं, थोड़ा सा बारिश वगैरह कीचड़ वगैरह हुई है, मेरे नए जूते हैं, ख़राब हो जाएंगे, मैं नहीं पहनूंगा। वो वास्तव में आज भी उसे नहीं पहनते हैं। मतलब जब भी इनका दिल थोड़ा सा भारी होता है एक बार उसे खोल कर देखते हैं, फिर बंद करके रख देते हैं कि मेरे बच्चे बड़े हो गए, क्योंकि अब माता पिता के लिए गिफ्ट लेना शुरू कर चुके हैं तो बच्चे अब बड़े हो गए, समझदार हो गए, कमा रहे हैं, अपने पैरों पर खड़े हैं। इससे बड़ा क्या ही तोहफा होगा। और तीनों में किसी तरह का कोई ऐब नहीं है। होता क्या है, इन्होंने मनी मन एक अपनी बात बाबा से बोल रखी थी कि परिक्रमा लगाऊंगा और दर्शन को आऊंगा। होता क्या है कि यहाँ भैया की फ्लाइट के बाद इन्हें परिक्रमा लगाने जाना था और दर्शन। ये गलती से टाइमिंग ऐसी रही कि कुनबे में तो एक शादी आ गई, तो शादी में रहना ज़रूरी, और जो बड़ी बिटिया है उसकी ज्वाइनिंग थी, छोटी का कोई कंपटीशन था। तो सिर्फ पिताजी थे कि मैंने जो बोला है, देखो मेरे लिए शादी कोई मैटर नहीं करती, घर का कोई एक सदस्य होना चाहिए, तो मेरी धर्मपत्नी तो शादी में चली जाएगी लेकिन मैं अकेला जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा ज़रूर, क्योंकि मेरा बेटा वहाँ गया है, अब बाबा उसका ख्याल रखेंगे, मैंने वादा किया है। और जब ये बोल देते हैं ना, उसके 3 दिन के अंदर ये परिक्रमा लगाकर दर्शन करते हैं, मतलब बांके बिहारी जी के दर्शन करके घर आते हैं। अब घर वालों ने भी रोका टोका नहीं कि जो पिता का ये एक प्रथा चल रही है उसे कोई भी बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये यहाँ से अपनी गाड़ी से भी जा सकते थे, लेकिन इनकी गाड़ी में कोई समस्या सी चल रही थी, तो इन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं कोई टैक्सी या कोई कैब वगैरह करके प्राइवेट टैक्सी जो होती है उससे चला जाऊँगा। भाई साहब, प्रॉब्लम ऐसी कि कोई टैक्सी ना मिल के देने, मतलब शादी के साए इतने थे कि कोई मिल ही नहीं रही है। तो घर वालों ने कहा फिर एक काम करिए, अपनी गाड़ी से चले जाइए, थोड़ी बहुत जो दिक्कत है वो दिखवा लो कहीं। गाड़ी में ब्रेक की समस्या थी और ये कोई छोटी समस्या नहीं होती। ये यहाँ से निकले कि सबसे पहले मैं करूँगा गोवर्धन की परिक्रमा, फिर उसके बाद दर्शन करूँगा, बांके बिहारी जी के घर आ जाऊँगा। दुर्घटना हो गई। 3 दिन बाद इनकी आँख खुली। आँख खुली तो देखते क्या है कि हॉस्पिटल, साथ में यहाँ धर्मपत्नी बैठी है, 2 बिटिया इधर, और वो रो रही हैं, साथ में डॉक्टर साहब खड़े हैं। अरे इनको होश आ गया, अब आप कैसे हो, आराम से बैठे रहिए, ठीक महसूस कर रहे हो? उसने कहा जी सब कुछ ठीक है। दोनों गुड़ियाएँ खूब रो रही हैं। पापा ने कहा कि पहली बात तो ये रोना बंद कर दो, मैं ठीक हूँ, और ये मैं कौन से हॉस्पिटल हूँ, कहाँ हूँ, सब कुछ कैसे हुआ है मुझे कुछ याद नहीं। उन्होंने कहा आप निश्चिंत रहिए, फ़िलहाल आप नॉर्मल हो, लेकिन कुछ चीज़ें आपको जब यहाँ से जब एग्ज़िट करोगे तो हम बताएंगे, वो ध्यान रखना। गुड़ियाओं ने पूछा कि पापा हुआ कैसे था, क्या हुआ था? उसने कहा मुझे कुछ भी ध्यान नहीं, बस मैं इतना पता है कि हाईवे पे चल रहा था, कोई साथ में से बस निकली थी और शायद दूसरी तरफ से कोई ट्रक आ रहा था, उसके बाद मुझे कुछ ध्यान नहीं। आपको यहाँ लाया कौन, कुछ नहीं पता। जो भी लाया ईश्वर का ही कोई रूप होगा, तो आपको यहाँ सही समय तक ले आया। अब उन्होंने उठकर जैसे ही बैठने की कोशिश करी तो उनके एक पैर में उन्हें प्रॉब्लम सी लगी ज़्यादा, कि मुझे घुटने तक का कुछ महसूस हो रहा है, उसके बाद पैर कुछ महसूस नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब को बुलवाओ। डॉक्टर साहब को बुलवाया गया तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि हम आपको सीधा सीधा तरीके से बताते हैं कि आप सहारे से चल पाओगे, मतलब कि बैसाखी, और कोई भी चीज़ के बिना, आप सहारे के बिना अगर चलेंगे तो दोनों पैरों पर खड़े नहीं हो सकते। अब ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। गुड़िया रोने लगी तो उन्होंने कहा कि 1 मिनट रो मत, पहले तो मैं ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे बैसाखी, दुनिया चलती है बैसाखी से, तो कोई बात नहीं। तेरे पापा 70 साल के बाद बैसाखी से चलते तो कोई बात नहीं, अभी से चल लेंगे। बहुत ज़्यादा विल पावर इस आदमी में, मान सम्मान है जी आपका, बहुत ज़्यादा। गुड़ियाओं को नॉर्मल किया और कहा कि बाहर जाओ, मेरे लिए जूस लेकर आओ। डॉक्टर साहब मैं जूस पी सकता हूँ? डॉक्टर साहब ने हंस कर कहा कि हाँ हाँ आप बिल्कुल जूस पी सकते हो।
लेकिन आपने सुना मैंने क्या कहा है? आप ज़िंदगी भर के लिए बिना सहारे के नहीं चल पाओगे ना, कोई बात नहीं। अरे बाबा का सहारा है, सब कुछ ठीक है। मुझे तो गोवर्धन की परिक्रमा लगानी होती है और दर्शन करने होते हैं। बांके बिहारी के दर्शन करते ही सब ठीक हो जाता है। उन्होंने कहा क्या परिक्रमा लगानी होती है? आपने मेरी बात ध्यान से सुनी है? मैंने बताया कि आप दोनों पैरों पर ढंग से चल भी नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, तो परिक्रमा लगानी ठीक है, विश्वास है। आप किसी और से कह दीजिए आपके नाम की परिक्रमा, वो लगा देंगे। उन्होंने कहा नहीं जी, परिक्रमा तो मैं ही लगाऊंगा, और मेरा बेटा वहाँ गया हुआ है, परिक्रमा ज़रूरी, वरना हो सकता है कि उसके साथ वहाँ पर कोई भी अप्रिय बात हो जाए। उन्होंने कहा आप अपना ध्यान कर लो पहले, अपने बेटे का बाद में करना। तो इन्होंने कहा कि ऐसा कोई पिता नहीं बना जो कि अपनी सोचे और बेटे की नहीं। तो आपने जो मेरा इलाज किया उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब बाबा जो मेरा इलाज करेंगे उसका मेरे को इंतजार है। इनकी वाइफ से कहते हैं कि आप इनके पास ही रहिएगा और संभालिए इन्हें। ये कोई मजाक की बात नहीं है कि परिक्रमा कर लें और कहीं चले जाएं। ये बिना सहारे के नहीं चल सकते, इनके साथ समस्या हो जाएगी। ऐसा ना हो कि दूसरा पैर भी बेकार हो जाए। जी। अब वो जूस लेकर आई, गुड़ियाओं को कहा कि ठीक है अब इस गिलास को 2 गिलास में कर दो, कर दिया, अब तुम दोनों पी जाओ। अरे पापा आप बीमार हो? अरे किसने कहा बीमार हूँ, एकदम ठीक हूँ। कहे तो मैं भी डॉक्टर को इस तरह से पकड़ लूँ। अब ये हंसने लगे तीनों कि अरे ऐसे नहीं बोलते, डॉक्टर साहब यहीं पर हैं। डॉक्टर साहब सब सुन रहे थे, खड़े हुए देख रहे थे कि ये आदमी इन सभी का हीरो है, इसलिए अपनी पिक्चर फ्लॉप नहीं होने देना चाहता। उनकी आंखों में आंसू थे और ये इन भाई साहब ने देख लिए थे। उनसे इशारे से कहते कि आप जाओ, वरना परिवार एकदम से रोने लग जाएगा। ये 4-5 दिन और यहाँ पर रहे। सेवा भाव सभी के मन में बहुत। इनके एक रिश्तेदार जिन्हें गाड़ी चलानी आती थी, मौसा जी थे इनके, घर से काफ़ी दूर हैं फिलहाल। गुड़ियाओं से कहते हैं कि बेटा एक काम करो, तुम अपना काम और अपनी प्रैक्टिस छोड़कर यहाँ पे आ जाती हो, तुम सब जाओ और कल मौसा जी के साथ मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाऊँगा, जाओ। इनकी वाइफ ने कहा कि नहीं ऐसी बात मत करिए, हम तो आपके साथ ही रहेंगे। उन्होंने कहा जो कह रहा हूँ करो, गुस्सा मत करो मेरे को, जाओ। और मैं अभी फ़िलहाल पेशेंट हूँ क्योंकि हॉस्पिटल में हूँ, तो मेरी बात मानी जाएगी। सब लोगों को भेज दिया। अगले दिन मौसा जी को आना था। सुबह तकरीबन 10 बजे करीब वो हॉस्पिटल आए। अब आप ठीक हो? हाँ जी बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं माफ़ी चाहूँगा थोड़ा लेट हो गया क्योंकि रात भर गाड़ी चलाई है। क्यों, कहाँ से आ रहा था? बताया कि मैं पंजाब गया हुआ था और पंजाब से बस जैसे ही मुझे बात पता चली है, घर कुनबे में कमाल की बात देखिए, कोई और गाड़ी चलाने वाला ही नहीं था। और इन्होंने भी अपना मानकर मौसा जी को फ़ोन कर दिया। उन्होंने ये कहा ही नहीं कि मैं पंजाब हूँ, उन्होंने डायरेक्ट कह दिया कि ठीक है मैं सुबह पहुँच जाऊँगा। अरे पहले बताना चाहिए था, तू रात भर सोया भी है? उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, घर जाके सो लेंगे, आपकी तबीयत कैसी है? इन्होंने कहा मैं तो अब ठीक हूँ, मुझे बताया मेरे को डॉक्टर ने, वो एक्सरे वगैरह देखा मैंने, आपके साथ बहुत बुरा हुआ। अरे कोई बात नहीं यार, क्यों परेशान होता है, हंसता रह कर। खूब ज़्यादा प्यारा नेचर है इनका। यहाँ से सब सामान जो था इनका गाड़ी में रखवाया गया। उसके बाद जब ये चले हैं तो सुधांशु जी ने नोटिस करा कि ये बार बार इस तरह से झपकी ले रहे थे, और हाईवे है भाई साहब, दुर्घटना हो सकती है। तकरीबन 8-9 किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद इन्होंने गाड़ी एक तरफ साइड में रुकवाई कि तुझे नींद आ रही है, झपकी आ रही है बार बार, एक काम कर, थोड़ी देर गाड़ी में ही सो ले। सबसे अच्छा तरीका यही है कि अगर गाड़ी में झपकी आ रही है और आपको कहीं मौका नहीं मिल रहा है तो गाड़ी में ही सो जाओ। सुबह चला लेंगे गाड़ी, 2 घंटे बाद चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन झपकी आ रही है तो गाड़ी रोक कर साइड में कर दो। हाँ मेरे को थोड़ा सा ना नींद का सा लग तो रहा है, एक काम करते हैं, थोड़ा आगे कोई ढाबा दिखता है तो वहाँ रोक ले, आराम से चारपाई पे लेट के सो जा, खाना वाना खा लियो थोड़ा सा, और मैं भी थोड़ा गाड़ी में बैठा रहूँगा। हाँ ऐसा कर लेते हैं। ये ढाबे पे लाए, गाड़ी रोकी, गाड़ी में ही इनको कब झपकी आ गई और इन्हें पता ही नहीं चला। सुधांशु जी को लगा कि ये मौका अच्छा भाई, यहाँ से गाड़ी सीधा गोवर्धन के लिए लेके चलता हूँ। यहाँ थोड़ा सा नाश्ता पानी किया, चाय वाय पी, उनका फ़ोन कर दिया ऑफ। अपने फ़ोन से एक मैसेज डाल दिया कि बस हम थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। घर वालों को चिंता नहीं हुई, ये सीधा पहुँच गए गोवर्धन पे परिक्रमा लगाने। इन्होंने जब गाड़ी लगाई ना, तब भी उस आदमी को पता नहीं था जो मौसा जी हैं कि हम कहाँ पर आ चुके हैं। बस यही कह रहे थे कि हम रास्ते में हैं, चल रहे हैं, रास्ते में हैं, चल रहे हैं।
अब जो बंदा आधी नींद में हो, बस वो रास्ता देखता है कि गाड़ी चल रही है, फिर सो जाता है। जब वो वहाँ पे गाड़ी उन्होंने लगा दी और गाड़ी से उतर गए, तभी इनकी आँख खुली कि अरे हम ये कहाँ पर आ गए। उन्होंने कहा परिक्रमा लगाने आया हूँ। अरे आप नहीं लगा सकते, आपको बताया तो है कि आप अपने पैर पे खड़े भी नहीं हो पाएंगे। उन्होंने कहा फिलहाल तो मैं अपने पैर पे खड़ा हूँ, तू या तो मेरे साथ परिक्रमा लगा या यहीं पर रहे। उसने कहा नहीं नहीं, मैं आपको अकेले नहीं जान दूंगा। वो गाड़ी से बाहर उतरे, देखते क्या है कि बैसाखी अंदर रखी है और ये अपने पैरों पर खड़े हैं। गाड़ी खोलते हैं, बैसाखी निकालते हैं कि आप पहले ये बैसाखी पकड़ो। उन्होंने कहा ठीक है, अभी तो यहाँ से मुझे बांके बिहारी के भी जाना है, सहारे से चलूँगा क्या मैं? अच्छा लगेगा? वो कहेंगे कि अच्छा जब हमारा नाम ले रहा है तो सहारे की क्या ज़रूरत है, हम है ना तेरे लिए। ये भाई साहब ने बिना सहारे के कुछ दूर तो मौसा जी ने इनका हाथ पकड़ा था, लेकिन मौसा जी कहते हैं उसके बाद ये नॉर्मल जैसे चलते थे वैसे चलने लग गए। उसके बाद वापस गाड़ी में बैठे और कहते हैं कि अब यहाँ से चलेंगे बांके बिहारी। वहाँ से दर्शन करने के बाद घर वालों को फ़ोन करते हैं कि मैंने अपने बेटे के लिए कुछ बोला था, तुम्हें ध्यान है? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपके नाम की परिक्रमा हम कर देंगे। कह रहे मैं बांके बिहारी के मंदिर से ही बोल रहा हूँ। घर वालों को यकीन ना हो, आप मजाक कर रहे हो क्या? मजाक नहीं कर रहा, इनसे बात कर लो। मौसा जी से बात करी कि ये जो डॉक्टर साहब ने बताया था कि रिपोर्ट में ये पैर पर ऐसे नहीं चल पाएंगे, ये सब क्या था? उन्होंने क्यों कही ये बातें? अरे क्योंकि उनके हड्डी में कुछ प्रॉब्लम आई है, उन्होंने बताया कोई गैप है, अगर उस पर ज़्यादा प्रेशर रहेगा तो पैर बिल्कुल बेकार हो जाएगा। उन्होंने कहा वो जैसे चलते हैं नॉर्मल वैसे चल रहे हैं, इनके पैर में कोई गैप वगैरह कुछ, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। उन्होंने कहा तू डॉक्टर थोड़ी ना है, यहाँ से एक काम करो, घर आने से पहले सीधा हॉस्पिटल जाओ, डॉक्टर साहब को बताओ। अब ये यहाँ से सीधा हॉस्पिटल पहुँचे जहाँ से इनको अभी डिस्चार्ज किया था। वो डॉक्टर साहब कहाँ हैं? अभी आ रहे हैं, राउंड पर हैं। डॉक्टर साहब आते हैं तो वो दोनों सामने कुर्सी पर बैठे होते हैं। डॉक्टर साहब ने उन्हें देखा, सुधांशु जी कैसे हो, ठीक है? कोई प्रॉब्लम हुई थी, आप तो डिस्चार्ज हो गए थे। कहते हाँ बस प्रॉब्लम एक थी। हाँ बताइए। वो खड़े होके जय श्री कृष्णा। उन्होंने कहा आप बैठ जाओ, बिना सहारे के मत खड़े हो। तो इन्होंने फिर उनके कमरे में थोड़ा सा चल कर दिखाया। आपको कुछ यकीन हुआ? मेरे बांके बिहारी चमत्कार करते हैं। उन्होंने उसे ध्यान से देखा 3-4 बार, फिर एक्सरे उनका जो था वो दोबारा देखा। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि ये इनका एक्सरे है, क्योंकि जो इनका एक्सरे देखा था मैंने, जिसके हिसाब से हम काम कर रहे थे और जो पता पड़ा था गैप है, वो दोबारा जो एक्सरे देख रहा हूं उसी वाला, मतलब जो अभी दिया था वापस लेकर जो देख रहा हूं उसमें गैप ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा मेरी बात मानिए डॉक्टर साहब, महीने में एक बार आप गोवर्धन की परिक्रमा लगाओ और एक बार बांके बिहारी के दर्शन कर लो, जिंदगी से सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मेरे तो दूर हो गई, मैं तो अब एकदम हष्टपुष्ट, एकदम हट्टा कट्टा, कहो तो एक एक हाथ हो जाए। और डॉक्टर साहब ने उन्हें गले लगा लिया। रोते रोते कहते हैं कि कौन कहता है कि भगवान चमत्कार नहीं करते? आपकी आस्था अच्छी हो, विश्वास पक्का हो, तो भगवान 100% चमत्कार करते हैं, और ये तो मैंने साक्षात देख लिया। हाथ जोड़कर कहते हैं कि मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाना चाहता हूँ, जब बुलाऊंगा तो एक बार ज़रूर आइएगा। उन्होंने कहा बिल्कुल आएंगे। खैर बाद में डॉक्टर साहब ने किन्हीं को प्रूव करने के लिए कि देखिए चमत्कार होते हैं, सुधांशु जी की रिपोर्ट और उनको मिलवाया। तो इनके साथ जो चमत्कार हुआ वो बस इतना ही था। घर वालों की आंखों के आंसू रुक नहीं रहे थे जब उन्हें अच्छे से पैरों पर खड़े हुए देखा था। बेटे को जब बताया गया, जब बेटा वापस आया, उससे पहले उसे फ़ोन पर बताया नहीं गया। पिता ने कहा था कि जो बताएगा मैं उससे बात करनी छोड़ दूंगा। ये है माता पिता का प्यार और त्याग, और ये है परिक्रमा लगाने का एक छोटा सा कहूँ कि बड़ा सा कहूँ चमत्कार। और हाँ, अगर आपको पूरे साल में कभी भी मौका लगता है तो एक बार, मतलब सिर्फ एक बार, ठीक है, परिक्रमा लगाने के बाद बांके बिहारी के दर्शन कर लेना। उसके बाद से आने वाला समय जो होगा ना, 365 दिन, बताना कि कितने चमत्कार हो गए। गिनते गिनते थक जाओगे, बाबा चमत्कार करते करते नहीं थकते फिर। तो आज की कहानी में इतना ही, कैसी लगी बताना ज़रूर। विश्वास करिए चमत्कार होते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।